GTV में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और वो मुहावरा इत्तफाक से याद आ रहा है कि ख्वाहिशें अगर घोड़े होती, जी हाँ वो नहीं होती। यानी ये कि PTI के ख़िलाफ़ एक ऐसा इत्तेहाद बने जो लॉन्ग मार्च करे, जो इस्लामाबाद को हुकूमत को गिरा दे। ऐसे ही ख्याल था 16 अक्टूबर को हज़रत मौलाना फजल रहमान का और उनके दाएं तौर पर खड़े हुई मरियम बीबी का। बाएं बाजू की तरफ नहीं कह सकता, अपने बिलावल भुट्टो जरदारी का। 16 अक्टूबर से लेकर महीने भर तक यकून जलसे जुलूस होते रहे और बिल आखिर फिर किस तरह टूट फूट हुई, कैसे सेनेट के इलेक्शन और कौमी असम्बली के, और अब फाइनली 29 मई को हमारे PDM में शामिल जमातों में से कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा और हज़रत मौलाना फजल रहमान ने 29 मई को वाज़े तौर पर दो टोक अल्फाज में ये ऐलान किया। हत्ता कि वो ये तक कह गए कि जनाब पीपल्स पार्टी और ANP की इतनी अहमियत ही नहीं थी कि हम उन्हें इजलास में डिस्कस करते। शहबाज शरीफ खामोश रहे, मरियम बीबी ने साथ किया। देखिए हज़रत मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा। और ज़रा ये अच्छी बात है कि हमारे यंग बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़रा नर्म लहजे में जिक्र किया जो मौलाना ने कहा था। हमने इस हवाले से कोई गौर ख़ौज़ नहीं किया। इसका मतलब वो आपके साथ है? मतलब यह कि वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए गौर नहीं किया हमने। लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है। अगर वो PDM की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतज़ार होगा। लेकिन ये ऐसा मौजू नहीं कि PDM मज़ीद इजलासों में उस पर बहस करने के लिए वक्त निकाल सके। जो सेमिनार होगा उसमें पीपल्स पार्टी मौजूद होगी। ये चीज़ हमने पार्लियामेंट के हवाले कर दी है और जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से एज ए लीडर ऑफ द पोजीशन जो है अपनी जिम्मेदारी। आज जो मौलाना साहब ने अभी आपके सामने जिस मौक़िफ़ का इजहार किया, वही मौक़िफ़ आज मियां साहब का भी था। और मेरा ख्याल है कि बार बार एक नॉन इशू को ड्रैग करके उसको इशू ना बनाया जाए, हमें उसमें ना घसीटा जाए। जो हमने उसके बारे में कहना था वो कह दिया। जब हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद रखी तो हमने मुल्क और कौम के सामने उसी 20 सितंबर की रात को एक एक्शन प्लान सामने रखा था। और वो एक्शन प्लान वाज़े था, क्लियर था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्या करने जा रहा था। जहाँ तक कल का मुलाकात था, मुझे उस मुलाकात के बाद वो क्लैरिटी नज़र नहीं आया, उनका स्ट्रैटेजी का क्लैरिटी नज़र नहीं आया, उनका प्रोग्राम का क्लैरिटी नज़र नहीं आया। वो शायद कन्फ्यूजन का शिकार है, शायद डिवीजन का शिकार है। और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट पार्लियामान के अंदर हम ये कन्फ्यूजन ना दिखाएं, एटलीस्ट पार्लियामान के अंदर हम ये कॉन्ट्रडिक्शन ना दिखाएं और सब मिलके इस PTIMF बजट के खिलाफ अपना वोट इस्तेमाल करें। तो जनाब इतने वाज़े तौर पर और PDM के कायद यानी जो भी PDM बची है, हज़रत मौलाना फजल रहमान और जिस तरह मरियम बीबी ने उसको साथ किया और बिलावल भुट्टो ने उसका जवाब दिया। हमारे साथ पीपल्स पार्टी की अब सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शाजिया मरी मौजूद हैं। और शाजिया की ख़ास बात यह है कि वो ख़वातीन की नशिस्तों पर नहीं बल्कि बरास वोटों से, और वो भी सिंध में पगाराओं के गढ़ में एक बार नहीं 2 बार मुंतखब हो चुकी हैं। शाजिया आपका शुक्रिया। और यकीनन आपने भी हज़रत मौलाना फजल रहमान और मरियम बीबी की गुफ्तगू सुनी होगी कि जिन्होंने कहा कि जी हमने तो इतना अहम ही नहीं था पीपल्स पार्टी और ANP का निकलना कि हम मीटिंग में भी डिस्कस करते। और उन्होंने कहा जी कोई नॉन इशू है, इसको तो के अलावा कोई और सवाल कीजिए। यानी इस तरह हमारे मौलाना साहब ने भी और साथ ही मरियम बीबी भी नहीं। हाँ ये अलग बात है कि शहबाज शरीफ साहब खामोश रहे, कहा पीपल्स पार्टी का बाप PDM से ख़त्म। शाजिया बीबी बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। ये जो बयान जिसका आपने ज़िक्र किया, यकीनन इस तरह के बयान ही हैं गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जिन्होंने PDM को बहुत नुकसान पहुंचाया। PDM की एक करारदाद और एक एक्शन प्लान था, अगर आपको याद हो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत वजाहत से बड़ा क्लियरली ये कह दिया है कि हम उस करारदाद और उस एक्शन
एक्शन प्लान पर आज भी खड़े हैं और उससे हमारी कमिटमेंट बहुत क्लियर है। लेकिन दो अशखास बल्कि दो जमातें जो लाइक माइंडेड हैं वो खुद साख्ता फ़ैसले करना चाहती थीं, वो फ़ैसलों को दीगर जमातों पर मुसल्लत करना चाहती थी, जिस पर के पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया और ANP ने भी उस पर संगीन एतराज़ किया। जो बात की जाती है इस्तीफ़ों के हवाले से, किसी भी PDM की मीटिंग के अंदर लॉन्ग मार्च को इस्तीफ़ों से मशरूत नहीं किया गया, बल्कि जो आखिरी जो मीटिंग जहां पर मामलात संगीन हुए वहां पर ये मुसल्लत किया गया ये फ़ैसला कि जी पहले इस्तीफ़े और फिर लॉन्ग मार्च, जबकि ना एक्शन प्लान में इसका जिक्र है, ना गुज़िश्ता जितनी मीटिंग्स PDM की हुई उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि लॉन्ग मार्च उसी वक्त होगी जब इस्तीफ़े दिए जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि जो अलायंस, जो मूवमेंट इस मौजूदा हुकूमत को घर भेजने के लिए और इनकी नाअहली से लोगों को बचाने के लिए बनाई गई थी, वो इस मूवमेंट के अंदर दो जमातों की वजह से बहुत ज़्यादा उसने नुकसान उठाया है। पीपल्स पार्टी आज भी ये मानती है कि इस मुल्क के अंदर जिस किस्म की हुकूमत मुसल्लत है उसका ख़ात्मा ज़रूरी है, आइनी, कानूनी, पार्लिमानी तरीक़े से, और इसके लिए पीपल्स पार्टी आज भी डायलॉग करने को तैयार है। लेकिन पीपल्स पार्टी दो जमातों से या दो अशख़ास से डिक्टेट नहीं होगी। लेकिन सॉरी शाजिया बीबी, लेकिन आप दो जमातों से तो डिक्टेट नहीं होंगी, यानी आपका इशारा हज़रत मौलाना फजल रहमान की जमीयत इस्लाम और मरियम बीबी की तरफ है, लेकिन आप उसी नून लीग के जो शहबाज शरीफ साहब इशाइया देते हैं उसमें तो पार्टी का बड़ा भारी भरकम वफ़द शरीक होता है। इसके माने आप भी ये समझती हैं कि नवाज़ शरीफ का बयानिया अलग, जिसे मरियम नवाज़ लेके चल रही हैं, हज़रत मौलाना फजल रहमान का अलग, और शहबाज शरीफ साहब का बयानिया अलग जो ये चाहते हैं और जिनको आप लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी पार्लियामेंट में तस्लीम करते हैं, जिनके बारे में आपके कायद बिलावल साहब भी कहते हैं कि हम तो शहबाज शरीफ को मानते हैं। लेकिन सॉरी टू से, जो एक बहुत ही मेरा एक तालिब इल्म की हैसियत से हिस्ट्री और सियासत के तजर्बा यह है कि कम से कम 3 दहाई से ऊपर हो गए शरीफ ख़ानदान को तो हमने कभी तकसीम नहीं देखा। ये हो सकता है कि हिकमत अमली के तहत, मसलहत के तहत कभी एक भाई इधर हो जाता है, कभी दूसरे भाई हो जाता है। तो ये आपने कैसे समझ लिया कि जो शहबाज शरीफ से तो राज़ो न्याज की बातें भी होती हैं, खाना भी खाया जाता है, और मरियम बीबी पे नाराज़गी है उनके वालिद पे? मुजाहिद साहब, आप सॉरी ना हो, आप जो बात कर रहे हैं वो तारीख़ के हक़ाइक़ पर मबनी है। तारीख़ में वाक़तन बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि हमें लोग कहते हैं कि आप कैसे भरोसा कर लेते हैं। देखिए, हमारी उम्मीद इस मुल्क में जो जमहूरी सिस्टम है या जो जमहूरी सिस्टम की बहाली है उससे जुड़ी हुई है, लिहाजा हम फॉरगेट एंड मूव फॉरवर्ड वाली बात को भी ध्यान में रखते हैं कि जी हो सकता है कि तल्ख तजुर्बात से कुछ लोग सीख गए हों जो माजी में गलतियां करते रहे हैं। और आज भी हम ये समझते हैं कि शरीफ साहब जो कि डिक्लेयर्ड हेड हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, तो वो एक हकीकत हैं और वो पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, जिनको हमने अपोजिशन लीडर तस्लीम किया उनकी अक्सरियत की वजह से। हम आज भी समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब अगर माकूल फ़ैसले करते हैं जिससे कि अपोजिशन का इत्तेहाद मजबूत होता है और इस हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर हमें जिस तरह के आपने बताया कि हम लंदन से डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम यकीनन जो नून लीग की क़यादत की रिकग्नाइज लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है जो कि शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में है, हम उनके साथ बैठे भी हैं, हम उनके साथ बात करने को तैयार हैं। लेकिन PDM के माहौल को हाईजैक जिस तरीके से किया जा रहा है नवाज़ लीग के लंदन चैप्टर की तरफ से और मौलाना साहब की तरफ से, वो काबिल कबूल नहीं है। हम
मुख्तलिफ जमातें इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी और मैनिफेस्टोज के साथ मौजूद हैं। कोई जमात किसी की ज़ेली जमात नहीं है। लिहाजा हम समझते हैं कि जो बयानबाजी कभी खाकान अब्बासी साहब की तरफ से आ रही होती है या कभी मौलाना साहब की तरफ से आ रही होती है या फिर कभी मरियम साहब की तरफ से, बहुत नामुनासिब है। उससे कतन ये अंदाज़ा नहीं होता कि इन जमातों ने माजी की तलखियों से कुछ सीखा है। मैं फिर भी नून लीग की पूरी जमात को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी क्योंकि उनके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। मैं समझती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त क्योंकि अपोजिशन की तमाम जो जमातें हैं उनको बहैसियत लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ पर हेड करते हैं, तो उनसे हमारी तवक्कुआत ज़्यादा हैं और हम समझते हैं कि बेहतर ये होगा कि पीडीएम के रवैये के ऊपर वो खुद देखें कि कितनी नामुनासिब चीज़ें सामने आई हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो ये पूछना चाहते हैं आपके तवस्सुत से लंदन चैप्टर से कि क्या वजह है कि 160 सीटें पंजाब में होने के बावजूद नून लीग ने वहाँ की हुकूमत को पर अदम एतमाद का इजहार नहीं किया। और ख़ुद मरियम नवाज साहिबा ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास तो नंबर्स भी हैं, हमें तो कोई और नंबर की ज़रूरत भी नहीं है, किसी और सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है इस हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो क्या वजह है कि आप इमरान गवर्नमेंट को नहीं गिराते हैं पंजाब के अंदर? ये कौन सा मुकमुका है जो आप करें तो हलाल है और कोई और जो है वो अलायंस में बैठ जाए तो वो हराम है? तो मैं समझती हूँ कि नवाज लीग को ये जो दोहरी पॉलिसी है इससे इज्तनाब करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कुछ आज मौलाना साहब और मरियम नवाज साहिबा कर रहे हैं उससे सिर्फ पीडीएम के अहम मौक़िफ़ को नुकसान पहुँचा है और जो हमारा हदफ है ये नाअहल हुकूमत उसको तक़वियत मिल रही है। तो ये गलतियाँ लेकिन शाजिया बीबी ये तो है ना कि कोई एक जमात जितनी यानी शिद्दत से आप मुखालफत करते हैं, आप हुए, नून लीग हुए, जमीयत हुई, सब ने करके देख लिया, 3 साल गुजर गए, उन्हें नहीं गिरा सके, बल्कि अब तो शायद आखिरी बजट ही पेश करें, अगला बजट तो इलेक्शन का बजट होगा। तो अगर पीडीएम जैसा इत्तेहाद टूट-फूट का शिकार हो जाए और वो कुछ ना बिगाड़ सके पीटीआई की गवर्नमेंट का, तो फिर आप 2 पार्टियां और पार्टियां मिलकर कोई नया इत्तेहाद बनाएंगे? या इस तरह आप अगर अपोजिशन तकसीम रही तो इमरान खान साहब तो बड़े माशाल्लाह और ज़्यादा सुकून से, इस्तेहकाम से गवर्नमेंट चला लेंगे। शाजिया बीबी देखिए, बदकिस्मती ये कि पाकिस्तान में तो ये नहीं है कि हुकूमत को गिराने के लिए, लेकिन जमहूरियत की बहाली के लिए इत्तेहाद बने हैं। आप देख लें, अगर एमआरडी है तो मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, फिर आप देख लें कि एआरडी भी रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये अलाइंसेस बनते रहे हैं जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की बहाली, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए। और पीडीएम भी एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। इस मुल्क के अंदर हकीकी इलेक्शंस के नतीजे में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट सामने आई, जिसकी की बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रखी। हमारी कतन ये ख्वाहिश नहीं है कि पीडीएम को नुकसान पहुंचाया जाए। हमारी कतन ये ख्वाहिश नहीं है कि जिस ट्रैक पर पीडीएम गामजन थी उस ट्रैक से हटा जाए। और हम तो जानना चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च को क्यों मौखर किया गया, इस्तीफों को क्यों शर्त बनाया गया, और जिन लोगों ने इसको शर्त बनाया उन्होंने आज तक कितने इस्तीफे दिए और अगर दिए तो उससे क्या हासिल किया। तो ये सारी बहस जो है वो बड़ी क्लियर हो जाती है जब आप इनके गुज़िश्ता कुछ इक़दामात और बयानात देखें। हम नहीं चाहते हैं कि कोई अलायंस गवर्नमेंट को गिराने के लिए बनाए, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि एक भरपूर अपोजिशन हो जो इस हुकूमत को टफ टाइम दे, इनके नाअहली को एक्सपोज करे, इनको घर जाने पर आईनी और कानूनी तरीके से मजबूर करे। जी, ये हम मौक़िफ़ है। शुक्रिया शाहिदा मरी, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने कहा बड़ी अब तो सीनियर रहनुमा हैं, वो जो अपना मौक़िफ़ रख रही थी हज़रत मौलाना फजल रहमान, और मरियम बीवी ने कहा कि अब इनकी इतनी भी अहमियत नहीं है कि हम पीडीएम के इजलास में डिस्कस करते। कोरोना के हवाले से यानी जो वैक्सीन लग रही है या जो टेस्ट हो रहे हैं, ज़्यादा अहम बात यह है कि कोरोना ने की जो मईशत है वो उसने कितना नुकसान पहुंचाया मुल्क में, गरीबों को कितना और अमीरों को कितना फ़ायदा पहुंचाया, इस पर डिस्कस करेंगे बड़े सीनियर माहिर मईशत से, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
GTV में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद करता है। और बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और एक हद तक वफाकी सूबाई हुकूमतों को क्रेडिट भी देने में कोई हर्ज नहीं है, और इससे ज़्यादा चीन और उन तमाम ममालिक का जिन्होंने इस कड़े वक्त में हमारा साथ दिया। अब हमारे वफाकी वज़ीर असद उमर साहब दावा करते हैं कि पिछले 24 घंटे में 3,47,000 वैक्सीन लगाई गई हैं, और यूँ हुकूमत के दावे के मुताबिक हम अब तक 75 लाख लोगों के वैक्सीन लगा चुके हैं। लेकिन सॉरी टू से अगर हम दुनिया से कंपेयर करें तो हमारी 22 करोड़ की आबादी में अगर आप कहते हैं कि जी हमने 75 या 76 लाख लोगों को लगा दी, तो उनकी तादाद 3.4% बनती है। और जैसे मैंने कहा कि बहरहाल ये तो इंडिया के मुकाबले में सूरत हाल नहीं हुई, यहाँ 4,000 अमवात हो रही हैं। लेकिन अब जब पाकिस्तान वैक्सीन बनाने जा रहा है और कह रहे हैं उसकी तैयारियाँ भी हो रही हैं, तो ये कहते हैं कि जी फिर हम अगले हफ्ते में शायद 50 लाख 60 लाख लोगों के वैक्सीन लगा दें कि चाइना से जो वैक्सीन आएगी उसको फिर यहीं फिल किया जाएगा, फौरी तौर पर लगेगी। हुकूमत ने ज़रा, लेकिन मैंने सोचा कि ज़रा एक और पहलू से गुफ्तगू की जाए कोरोना की, और वह है कोरोना की मईशत। कोई जब कोरोना की ये वबा आई या शुरू हुआ पहली लहर, तो हुकूमत ने 1200 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए थे, 1200 अरब। लेकिन बहरहाल ये भी एक हकीकत है कि हमें जनाब वर्ल्ड बैंक से कोई 153 मिलियन डॉलर मिले, फिर IMF के जो रैपिड फाइनेंसिंग है उससे भी हमें 1 अरब 38 करोड़ डॉलर कमोविच मिले, यूरोपीय यूनियन से कोई हमें 150 मिलियन यूरो मिले, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमें कोई 300 मिलियन डॉलर मिले। तो ये एक अच्छी खासी रकम थी और है। और फिर ये इमदाद कहाँ गई, मैं इससे कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, खुदा ना करे जो हम फ़ौरन करप्शन में लगाते हैं, लेकिन किस हद तक ट्रांसपेरेंसी थी। और जैसे ये बात अपनी जगह है कि हम उतनी बड़ी तादाद में जितना हमें इमदाद मिली वैक्सीन लगा सके। मेरे साथ मुमताज़ माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, उनकी वैसे तो कौमी बैन अक़वामी मईशत पर बड़ी गहरी नज़र है, लेकिन मुल्की मईशत पर भी बड़ी साहिब राय रखते हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। तो मैं पढ़ भी रहा था आपको कल एक बड़े साथ अखबार में, और आपने बड़ी तफसील से मईशत की इकॉनमी को डिस्कस किया था कि हमें बाहर से कितनी फंडिंग हुई। उससे ज़्यादा अहम बात आपने ये भी बताई कि इसमें यारबन जो वर्ल्ड का तो बताया कि शायद 50 बिलियन डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किए होंगे, लेकिन कमाए बहुत। पाकिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल है डॉक्टर फ़ारूक जी? देखिए मुजाहिद साहब, दुनिया भर में एक बड़ी अजीब सी बात हुई है ये पिछले साल 2 सालों में, जब से ये कोरोना की आमद हुई है, कि जो उमरा हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाए हैं, और जो गरीब हैं उनके ऊपर जो बोझ हैं वो मजीद बढ़ गए। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है, ये दुनिया भर में एक अजीब सा फिनोमेना देखा गया है कि गरीब और अमीर में जो गैप होता था, जो फर्क होता था, वो पहले भी होता था, लेकिन कोरोना के नतीजे में शायद वो और ज्यादा बढ़ गया है। अब आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देखें कि पिछले 3-4 दिन से मुसलसल बढ़ रही है। जैसे आपने कहा कि जो बड़ी बड़ी कार बनाने की कंपनीज हैं, जो सीमेंट की सेल्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने बेशुमार मुनाफी दिखा रही हैं, और उन प्रॉफिट्स के नतीजे में हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ जो गरीब तबका है उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि वो इनडिस्क्रिमिनेटली ज़्यादा बोझ पड़ा है पेंडेमिक का। आप देखिए कि हमारा अपना जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो ये बता रहा है कि कोरोना से पहले, कोरोना के पेंडेमिक से पहले तकरीबन 5 करोड़ और 50 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है इकोनॉमिकली एक्टिव, यानी कि वो माशी तौर पे एक्टिव थे, जिसका मतलब आप ये ले सकते हैं कि उनके पास रोजगार था, उनके पास नौकरियां थी। और अब ये सिचुएशन बता रहा है कि वो 5 करोड़ 5 लाख से 5 करोड़ 50 लाख से तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख रह गए, यानी कि कोई 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जो गुर्बत की शरह से नीचे गिर गए हैं। तो ये एक बड़ा अजीब सा फिनोमेना हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। डॉक्टर साहब, मैं अभी इब्तिदा में भी कह रहा था कि हम कोई यानी आमतौर पर हमारे यहाँ है कि जब बाहर से बहुत पैसा आए
तो फौरी तौर पर नज़र आता है ये कहाँ खर्च हुआ, कहाँ गया। वर्ल्ड बैंक, IMF और दीगर से जो हम मकरूज़ रहे, अभी भी मेरे ख्याल में रिकॉर्ड हम कर्ज़ा ले चुके हैं, लेकिन वो कर्ज़ा क्या खर्च भी हुआ। आमतौर पर आपने देखा होगा यहाँ बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट शायद इसलिए बनाए जाते हैं कि चाहे ग्रीन लाइन मंसूबा हो, चाहे ऑरेंज लाइन मंसूबा हो, चाहे और भी, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो अभी बल्कि मैं आप ही क्या पढ़ रहा था, बड़े मुस्तनद तरीके से आपने जो दादाशुमार दिए, IMF के हमारे पास फ़ंड आए, वर्ल्ड बैंक के आए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हमारे पास फ़ंड आए, हमारे पास यूरोपीय यूनियन ने हमारी मदद की, चीन हमें वैक्सीन मुफ्त दे रहा है। तो ये जो हमें मिले, कोई अगर मैं रुपयों में बहुत कम हिसाब में कमज़ोर हूँ, लेकिन गालिबन शायद कोई 1700 अरब के शायद करीब होंगे। और फिर हमने जो मुख्तस किए वो तो मैंने आपसे कहा कि कोई 1200 अरब रुपये शायद किए थे। तो ये जो इतनी बड़ी फंडिंग आई है, ये और जो हम क्यों शक करें, क्यों हम उंगली उठाएं, लेकिन वाकई वैक्सीन ही की लगाने में, उसको रोकने में, उसी में खर्च हुई डॉक्टर साहब। 16 फरवरी को जब IMF की टीम के साथ वजारत खजाना का एक एग्रीमेंट हुआ था, जो हम वापस IMF के जो प्रोग्राम में चले गए थे, उसमें काफी सारी शराइत थी। उसमें से एक शर्त ये थी, जो अभी आपने पैसे गिनवाए हैं, 1200 अरब जो है वो पाकिस्तान ने खुद से एलोकेट किया, फिर यूरोपियन यूनियन का पैसा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा दिया, और सबसे ज्यादा मुझे अगर याद हो कोई 1.4 अरब डॉलर IMF के आए थे। तो वो सारे मिला जुला के कोई 1500 अरब रुपया बन रहा था। और हमने वजारत खजाना ने ये मुआहदा किया था IMF के साथ कि वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये सारे जो अदाद शुमार हैं, जो हिसाब किताब है, उनकी जिम्मेदारी दी जाएगी, और वो फिर एक रिपोर्ट देंगे कि ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसके बेनिफिशियल ओनर्स यानी कि फायदा किसको पहुंचा, कॉन्ट्रैक्ट्स किसको किसको दिए गए थे। ये सारी चीजें 16 फरवरी को मुआहदा हुआ था, और हमने IMF को कहा था कि अप्रैल के आखिरी दिन तक, आखिरी तारीख तक हम ये ऑडिटर जनरल से पूरा का पूरा इसका ऑडिट करवा के आपके सामने रख देंगे। और ये भी मुआहदा किया गया था कि जो हमारा एक इदारा कहलाता है पेपरा के नाम से, उसकी वेबसाइट पे ये सारी चीजें लगा दी जाएंगी। तो वो रिपोर्ट, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तो वो सारे के सारे अदाद शुमार जो है, सारे के सारे अकाउंट्स जो है, उनको ऑडिट कर लिया है, लेकिन वो वेबसाइट पे नहीं लगा, और उसकी रिपोर्ट की प्रिंटिंग को भी शायद हुकूमत ने रोक दिया है। तो कुछ शफाफियत का मामला तो यहाँ पे नजर आ रहा है। अब जब तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आएगी तो हम कुछ कह नहीं सकते। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसे मैंने कहा कि कतई तौर पर हमारा ये इरादा नहीं कि एक पुलंदा लें और हुकूमत पर अदाद शुमार की मार कह के ये कहें कि जी इतने अरब डॉलर कहाँ गए, और आपने भी वजह तौर पर फरमाया कि बहरहाल ये ऑडिट रिपोर्ट सामने आएगी। और मुझे नहीं लगता कि शायद हुकूमत, सियासी मामलात और हैं, इतनी शफ़ाफ़ हो कि वैक्सीन से आने वाली इमदाद को जो है वो गलत हाथों में दिया जाए, उसमें कोई खुदा ना करे करप्शन हो रही हो। लेकिन कोरोना की मईशत ने, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में 3 करोड़ के करीब लोगों को मज़ीद गरीब किया, यानी जिनकी $1 से कम आमदनी है, उसके मुकाबले में अमीर हुए हैं। मैं 10 बैंकों का पढ़ रहा था जनाब, उनके मुनाफे तो अरबों में चले गए, ऑटोमोबाइल हर तरफ। सॉरी टू से मीडिया भी उसमें शामिल है कि जो उसका जो सूरत हाल है ओवरऑल इस इकॉनमी कोरोना का जो उसमें पड़ा। ब्रेक के बाद आऊँगा तो सिंध से जो कच्चे के इलाके से खबरें आ रही हैं कि जनाब वहाँ डाकू राज है। जी हाँ, डाकू राज। वैसे तो वडेरे और जो जागीरदार और उनके अहलकार, असल हुकूमत तो इधर चले जाएँ तो उन्हीं की हो रही होती है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी, ये जो मनाजिर आप देख रहे थे कतई तौर पर कहीं इराक़, शाम, काबुल, कंधार वगैरह के नहीं थे, बल्कि स्क्रीनें बता रही हैं कि ये सिंध के कच्चे के इलाके के हैं, जहाँ हफ्ते से ज़्यादा हो गया डाकू राज को। और अभी एक कसीर रशाद अखबार में पढ़ रहा था कि दावा किया जा रहा है कि जनाब इस सदी का, जनाब अब देखें खबर में कहा जा रहा है, इस सदी का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है
वो होने जा रहा है। ख़ास तौर पर आपको इल्म है कि जो कंदकोट, कश्मोर और फिर शिकारपुर, फिर कहते हैं कोई तेगरानी है, बिजरानी है, सुंजरानी है, और पता नहीं इनके दरमियान है। एक बड़े हमारे मोतबर अखबार ने तो इसके पीछे ये भी लिखा है कि एक कबीले के पीछे सिंध का एक सीनियर मिनिस्टर, दूसरे ट्राइब के पीछे उसका दूसरा मिनिस्टर, जिनके जो है वो लड़ रहे हैं, जिन्हें कहते हैं डाकू। तो हमारे GDA के बड़े सीनियर रहनुमा, आप तो कह सकूँगा, इनके वालिद भी मतलब सियासत में बड़े सरगर्म रहे और महर कबीला और इस एरिया में बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है। शहरयार महर मेरे साथ हैं, GDA के पहले लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे। जी शहरयार, ये जो मेरे ख्याल में जो इर्द गिर्द का इलाका है वो आप ही का तकरीबन बनता है। आप ज़रा शिकारपुर में हैं या उधर से कश्मोर में, कंदकोट, जैकोबाद, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 10, 20, 25, 50 मीटर का फासला होगा। तो आपको क्या ये जो कहा जा रहा है कि एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, आपकी क्या खबर है? वाकई शुरू हो गया है, संजीदगी से शुरू हो गया है शहरयार? पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, जो पास्ट में इन इलाकों में ऑपरेशंस हुए हैं वो हुए हैं बिल्कुल एक मज़ाहिया अंदाज से। उन ऑपरेशंस के दौरान वहाँ इलाके में जो क्रिमिनल्स मौजूद हैं वो ज़्यादा मजबूत हुए हैं और ज़्यादा ताकतवर होकर निकले हैं। पुलिस जो जाती थी वो उन चोरों के घरों में ही जाके रहती थी और वही चोर उनकी खिदमत करते थे और एंड में उनको असला भी बेचा जाता था, फ्यूल भी बेचे जाते थे और वापस आती। ये मैं कर रहा हूँ 2-4 साल पहले की बात। फिर थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ। अब ये जो एरिया लगता है इसमें 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, सखर, शिकारपुर, कश्मोर। इनके ये जो सारा कच्चे का बेल्ट है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, पुलिस के पास एक्सेस नहीं था। जैसे ये 1-आध महीना होता है जो एक्सेस उनको मिलता है, वो इस वजह से कि इस वक्त पानी नहीं होता वहाँ पे। कच्चा कच्चा कहलाता है इसलिए है कि वहाँ पे पानी आ जाता है दरियाए सिंध का और वो डूब जाता है और गाड़ियाँ नहीं जा सकती, और पुलिस के बाद गाड़ियाँ के अलावा कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि पुलिस जा सके। तो टाइम ऑपरेशन का यही 1-1.5 महीना है इनके पास, इसके अलावा इनके पास टाइम नहीं होगा। इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि जो कश्मोर वाली साइड है वहाँ पे थोड़ा बहुत एस्कमिशेस पुलिस और डाकुओं की आपस में चल रहे हैं, जहाँ पे मेन है जीएन जागीरानी गैंग, और जिसमें हालिया ये 10 चाचड़ भी जिन्होंने मर्डर किए थे, चाचड़ कौम के लोग, वहाँ पे थोड़ा बहुत चल रहा है। बाकी शिकारपुर वाले एरिया में एसएसपी को आए हुए ही 1 दिन हुआ है। कल तो एसएसपी साहब ने चार्ज लिया है, तो मैं नहीं समझता कि वो इतनी जल्दबाजी में वो फौरन जाके ऑपरेशन करेंगे। आई एम श्योर उनकी कोई प्लानिंग होगी, कोई मसलियत होगी जिसकी वजह से वो थोड़ा उसको डिले किया हुआ है इन्होंने, लेकिन ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, हालात ऐसे हो चुके हैं वहाँ पे। लेकिन शहरयार, आपको तो इल्म है कि चाहे सिंध हो या बलूचिस्तान हो या हमारे पंजाब हो, और ख़ासतौर आप क्या कहते हैं जो धाड़ेल होते हैं, जिनको डाकू कहते हैं, उन्हें सियासी पुष्टपनाही हासिल होती है। जब सियासी पुष्टपनाही हासिल होती है तो कहते हैं जी बिलवासा तौर पर पुलिस भी वहाँ उनको पकड़ते हुए डरती है, खौफजदा होती है। फिर जदीद हथियार अलग, तो इसमें भी तो जो तेगरानी है या बिजरानी है या पता नहीं मसवानी यानी जो ट्राइबल है जो सामने नज़र आ रहे हैं। और मैं तो खैर आप भी कहा कि एक मोतबर अखबार ने तो बाकायदा नाम तक लिखे हैं कि कौन कौन उनकी पुष्ट पर हैं या उनकी तरफ से लड़ रहे हैं। तो बगैर सियासी पुष्टपनाही के तो डाकू इतने ताकतवर मजबूत नहीं हो सकते ना कि लोगों को अगवा करें, पुलिस वालों को कत्ल करें। शहरयार, देखें, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। बीइंग अ लोकल, ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि वहाँ पे कबायली सिस्टम, कौमी सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग है हमारे इलाकों में, क्योंकि स्टेट मशीनरी वहाँ पे बहुत वीक है। पिछले 2 साल से पुलिस नाम की चीज़ शिकारपुर में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसकी वजह से ट्राइबल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब वो स्ट्रॉन्ग होता है तो इन लोगों की एफिलिएशन ज़रूर है। जैसे तेगानी कौम है, ट्राइब है एक, तो उनकी अपने सरदार, तेगानी सरदार से एफिलिएशन ज़रूर है। लेकिन अगर कोई सीनियर मिनिस्टर या किसी को कह रहे हैं, अब नेचुरली यहाँ भी पोलिंग स्टेशन है, गढ़ी तेगो में जो पोलिंग स्टेशन है मेरे हल्के में आती है, वहाँ से MNA पीपल्स पार्टी के MP मैं हूँ। अब इसका ये कतन मतलब नहीं कि हम में से कोई भी वहाँ पे किसी क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहे। इवन जो उनके अपने सरदार हैं, जो तेगो खान जिसको अरेस्ट किया हुआ है, वो तो खुद पुलिस के साथ 2 बार ऑपरेशन में गया है वहाँ पे आइडेंटिफाई करने, दिखाने के जी आपने जहाँ चलना है मैं तैयार हूँ, लोग देने को तैयार हूँ और करना, लेकिन ऑपरेशन पुलिस ने।
वो लोग मतलब अरसा दराज से जनरेशन से सिर्फ ये काम कर रहे हैं, हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं, वो किसी के कहने में आके ये काम नहीं छोड़ेंगे और ना किसी की मजबूरी में आके छोड़ेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ सख्ती होगी, पुलिस एक्शन होगा, ऑपरेशन होगी, उन हालात में वो ये अपनी हरकतें बंद करेंगे। तो ये कह देना कि इनको सपोर्ट है, सपोर्ट कुछ हद तक हो सकती है, लेकिन ऐसी सपोर्ट नहीं है कि पुलिस को, रेंजर्स को, आर्मी ने कोई रोक के बैठा है। एक सीनियर मिनिस्टर भी कितना प्रोटेक्ट करेगा उनको? मतलब आखिर तो अब जैसे ये स्टेज आ गई है, तीसरी बार पुलिस वाले, चौथी बार इस इलाके में शहीद हुए हैं, तो क्यों एक सीनियर मिनिस्टर ये करेगा? पुलिस भी तो इनकी अपनी है ना, इन्हीं की गवर्नमेंट। ठीक है, शुक्रिया शहरियार। वैसे तो मैं उनसे ये भी मालूम करना चाह रहा था उस इलाके में कि ये तो हमने मेरे ख्याल में बहुत कम ही देखा होगा, ठीक है, डाकुओं को भी देखा है, अपने लश्करों को, सिपाहों को हथियारों के साथ देखा है, लेकिन यहाँ तो बाकायदा डांस करते हुए नज़र आए, बंदूकों समेत जो है रक्स करते हुए नज़र आए, नाचते गाते हुए। और ये यहाँ से ये सवाल उठा कि ये क्या बॉर्डर के इस तरफ से आया था, समंदर के किनारे आया था? इतना जदीद असला, टैंक, तोपें इनके पास कहाँ से आई? अब कहा जाता है कि जनाब इस सदी की तारीख का एक अखबार के मुताबिक ऑपरेशन होने जा रहा है। देखते हैं कि इस ऑपरेशन के नतीजे में ये जो कच्चे का इलाका जिसकी वजाहत शहरियार कर रहे थे, वाकई जो है वो डाकुओं का राज ख़त्म होगा। इसी के साथ GTV से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।